ये वाला जो हाँ, इसको आरपीटी तो ये जो फिगर बनाया है अब सिलेंडर है वो थिन सिलेंडर सिलेंड्रिकल डिस्क इस पे जिसका मास m है रेडियस r तो स्प्रिंग लगा हुआ है आगे स्प्रिंग कॉन्सेप्ट स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है नेचुरल लेंथ में है और this flows without slipping very pure ये नीचे यहाँ पे को पहले तो पूछे नेट फोर्स बता फिर चलो इसका सेंटर कैसे चलता फ्रीक्वेंसी बता व्हाट का वैल्यू फिर बाद ये डिस्क थोड़ा सा आगे चला अब क्योंकि नीचे का सरफेस रफ है फिट लगेगा और स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है तो स्प्रिंग भी स्प्रिंग फोर्स की तरफ लगा है स्प्रिंग एक्स एलोंगेट हुआ तो स्प्रिंग एक्स लगाएगा वो स्प्रिंग एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ एलोंगेट हुआ और फ्रिक्शन लगेगा फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है ये पता नहीं कहाँ लगेगा एक मान लेता क्या इसको पीछे की तरफ लगना होगा तो ये अपने फ्रिक्शन का लगेगा तो उस पे दो फोर्स लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स एक फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन ये मान का एंगुलर एक्सेलरेशन क्योंकि ये प्योर व्हील कर रहा है ये पॉइंट हमेशा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट के लिए ये जो कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है इसको हम सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट प्योर व्हील फिर मैं नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शन का तो कोई टॉक नहीं है तो फ्रिक्शन इस एक्सिस से ही पास कर रहा है स्प्रिंग फोर्स का टॉक है का टॉक आ जाएगा ये एक्स फोर्स इस डिस्क का आई इस एक्सिस के अबाउट होगा m r square by 2 plus m r by 2 है वो तो अल्फा को लिख सकते हैं ये पाया फिर एक दिक्कत है जो अल्फा है ना क्लॉकवाइज है और इसमें जो टॉक आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये जो टॉक है अल्फा को अपोज करते ना इसका जो टॉक है बस इसको हम लोग सॉल्व
ये आ जाएगा हमारा 3 है। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया और थर्ड क्वेश्चन कैसे हुआ, नेट फोर्स पूछ इक्वल बस ये कौन कर लेंगे वो किए। और इस इक्वेशन से ये भी समझ में आया कि ये एसएचएम करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ये जो चीज है वो एसएचएम मेगा स्क्वायर टाइम पीरियड हो जाएगा 5 बाई मेगा मेगा का वैल्यू आ जाएगा टाइम पीरियड वैसे ओमेगा और डॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताना है और ऐसे यहाँ तक कोई डाउट है। इसमें तो आगे ही अच्छा नहीं आता है फिर आगे होने के बाद कर लेना। निकालना नॉट का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन निकालना नेट फोर्स को या फिर ये जो नेट फोर्स आया है इसको हम लिख सकते हैं एफ माइनस यहाँ से हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा एक्स पर हमारा अब हम लोग एक्स का सबसे मैक्स वैल्यू निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जिसको आईयूआर के अबाउट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईयूआर 3/2 mr स्क्वायर क्या आईयूआर के बाद प्योर रोटेशनल सारा काइनेटिक एनर्जी बाद में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ये एक्स बट वो स्प्रिंग है फिर हम लिख देंगे बी आर कैंसिल हो जाएगा से हमारा एक्स आएगा then V naught square ये x का सबसे मैक्स वैल्यू। अब जब x का इसमें सबसे मैक्स वैल्यू डालेंगे उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक ही होगा। फ्रिक्शन का जो सबसे मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है सबसे ज्यादा इसका मैक्स वैल्यू को यहाँ डालेंगे 3/3 सबसे मैक्स फ्रिक्शन है। अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसको या तो छोटा होना पड़ेगा या फिर से हमारा
ये वाला स्टेप अपन बदल था। पहले तो हमने निकाला कि ये स्प्रिंग सबसे ज्यादा कितना अमाउंट है, कितना होगा तो इससे हमारा मैक्सिमम अमाउंट। जब स्प्रिंग सबसे मैक्सिमम एलोकेशन है उस समय कितना फ्रिक्शन यहाँ पे कर, क्योंकि प्योर रोलिंग करा तो ये फ्रिक्शन या तो भी से छोटा होना चाहिए या यहाँ से सॉल्व मैं समझ। नेक्स्ट रचन को नंबर 12 तो जब इसका आंसर बताओ ना कंसेप्ट आंसर क्या दिया कौन सा मेटल बॉन्ड है जिसका है मास एक डिस्क इन डिस्क डिस्क है मास है इस तरीके से हमने टेस्ट करा जिसमें डिस्क का जो ये सेंटर है ना इसके साथ फिक्स है, मतलब ये अलग से ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, डिस्क इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, डिस्क का सेंटर जो है वो फिक्स है। डिस्क पूरा मतलब इसके साथ रॉड के साथ देखिए रॉड के अबाउट ऐसे रोटेट इज बी जब डिस्क क्या इसमें दो केस है, इसमें जो डिस्क है का सेंटर इसके अबाउट अलग से रोटेट नहीं फिक्स्ड है, दूसरा केस में जो है वो डिस्क इसके अबाउट अलग से रोटेट ये सिस्टम का तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है
पहले तो क्या ये पूछा कि बोलिंग टॉप जब ये थीटा डिस्प्लेस होगा तो एमपीटी बनाएंगे का जो एमजी है उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे और रॉड का जो एमजी है वो उसके सेंटर ऑफ जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा तो भले ये टेस्ट यहाँ पे फ्री टू रोटेट है या फ्री टू रोटेट नहीं है जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा माइनस एल बाई टू साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो बहुत छोटा होगा तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क हो जाएगा माइनस एल इट इज फ्री होगा। अब नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बाई आर एंगुलर ऐसे ये तो ये वाला टर्म प्रॉब्लम आएगा आई तो ना ये डिस्क फ्री टू रोटेट होगा फ्री टू सेकंड केस है तब ये डिस्क रोटेट तो ही रोटेट होगा जब ये रॉड ऐसे ऐसे करेगा तो अगर मैं डिस्क का एफिनिटी बनाऊं उस समय इसमें एक तो ये mg फोर्स लगेगा और ये रॉड यहाँ पे बजा रहा होगा डिस्क का अगर मैं नेट ऑफ निकालूंगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क रोटेट फ्री टू रोटेट होगा इसका ना अगर मैं ऐसा एक लाइन बना दूंगा ये ऐसे होगा ना तो ये वाला जो लाइन कैसे रोटेट होता है इस तो नहीं होगा इस रोटेट नहीं होगा इस रोटेट ही नहीं होगा इसको तो ऐसा पॉइंट मास इस हमारा फिर उसका जो लिमिट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास वाला अब जब डिस्क इस पे फिक्स्ड है ना इस सेंटर के अबाउट फिक्स्ड जब ये ऐसे जाएगा ये वाला जो लाइन है ना वो ऐसा अभी जो डिस्क है वो इसके रॉड के साथ साथ रोटेट पॉइंट मास की तरफ ट्रीट करते बॉडी की तरफ ट्रीट करते बॉडी की तरफ ट्रीट करते पहले पहले तो पहले तो आईसीएम लिखेंगे प्लस एमवी स्क्वायर करेंगे जब ये डिस्क फिक्स्ड होगा ना तो उस समय उसका ये होगा इस समय तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एमएल स्क्वायर आ रहा है फिक्स चल रहा है उस समय बस फिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है फिर पे एंगुलर सब आरपीडी से रिलेटेड अगर आरपीडी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कोई डाउट है तो क्वेश्चन
मतलब को रिलीज किया इसलिए कर पाए। ये नेटवर्क को create किया है। अब तो टाइम लग रहा है। टाइम तो इसका आंसर क्या है? तो होता है कि इसको 1 सेकंड के बाद हिट कर रहा है, जहाँ पे भी हिट कर रहा है टाइम ऑफ राइट पे डाल दो। ऐसे कंफ्यूज कर दिया। फ्रेंड लोग क्या बात बहुत बनाया।
जो ए है, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ओमेगा स्क्वायर, तक ये फिर से एन ओमेगा स्क्वायर, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और इसका मैक्सिमम का जो टोटल एनर्जी है ऑफ ए टू ए स्क्वायर, ये भी टोटल एनर्जी ऑफ ए एम्पलीट्यूड जो है वो है इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंट का मास इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ये, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो तो आर है, मैक्सिमम वेलोसिटी सॉरी बस नहीं यार, स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? फिर ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं मैंने क्या क्या निकाला, ये देखो ये एक्स का मैक्सिमम है, ये एम्पलीट्यूड है और ये भी है, मैंने क्या टोटल एनर्जी को लिख दिया हाफ के स्क्वायर, और दूसरा है ये मोमेंटम का मैक्सिमम है, क्या मोमेंटम है समथिंग होता है मास इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी, जब मैं मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ये, बस इसको क्लियर लिख सकते ए बाई बी एच स्क्वायर है और ए बाई एन, इसको सॉल्व आंसर क्या क्या दिया हुआ इसका, अभी आवाज क्लियर आ रही है? आंसर क्या दिया है? डी, अभी आवाज ठीक आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सर। माइक चेंज करना है। हाँ अभी आ रही है? हाँ सर। मुझे लगता है बैटरी डाउन हो गया उसका। बी और डी, अब ये चार इक्वेशन जो है ना इसी को हमें रीअरेंज करके कुछ कुछ करना पड़ेगा, ये चार नीचे आए, ये दो और ये दो और ये दो, क्या करना है, पहले तो ओमेगा वन ओमेगा टू का निकाल लेते हैं।
ये मैंने स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ। हाँ, यहाँ से देखो b बाई ए जो आ रहा है वो आ रहा है m ओमेगा 1, और यहाँ से आ रहा है 1 इज इक्वल टू m ओमेगा 2। इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो b बाई ए जो आएगा वो आएगा a बाई बी, निकाल देते हैं, उल्टा डिवाइड कर देते हैं। a बाई बी जो आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और a बाई बी इन्होंने बोला है कि n स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया बी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इन दोनों से आएगा। a बाई आर का वैल्यू n दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो E1 बाई E2 आएगा, हाफ कैंसिल, m कैंसिल, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू a बाई आर का होल स्क्वायर। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर को ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लिख देता हूँ, तो एक बार तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू को यहाँ से डाल देता हूँ। यहाँ से देखो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू आएगा 1 बाई एन स्क्वायर, और a बाई आर का वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ जो कि है एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। ये मतलब ये दोनों को तुम लोग ही करना, ये सारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना तो आ जाएगा। ठीक है, और एक नया को कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें अलग अलग केस 4 ऑप्शन है, उसका भी सब कुछ चेक करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बताना है, बताओ। सर सी वाला। सी वाला। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सी वाला में है यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या है एक बार बता दो ना। सर चारों है, पी क्यू आर एस। ठीक है, फोर्स के बारे में बताना है, PQR में, एस में भी फोर्स के बारे में, और टी में, ठीक है। तो फोर्स के बारे में बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी से जो फोर्स आता है, फोर्स होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू नॉट बाई 2a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे चेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट टर्म को ऐसे रख देते हैं, सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं।
फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म को ऐसे रख देते हैं, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हमारा फोर्स आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करना है पी क्यू आर एस पी। पी ऑप्शन में बोला है कि x इज इक्वल टू ए पे फोर्स 0 है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू को a डालना पड़ेगा चेक करने के लिए। ये हो जाएगा -2a³ बाई a², मतलब -2a आ जाएगा, e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -1 इंटू 2a। हाँ देखो ये 0 हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो पी ऑप्शन सही आ गया। के ऑप्शन में x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, हाँ x को 0 डालेंगे तो ये ऑप्शन भी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी सही है। x इक्वल टू -a पे फोर्स 0 है, अब यहाँ पे -a भी डाल देंगे, -a डालेंगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, और यहाँ -a डालेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, फिर से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो अब भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन x लेस देन a पे ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा जब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, लेस देन 0। तो हम लोग देख लेते हैं कि कब ये नेगेटिव हो रहा है। अब ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो उधर जाके लेस देन 0 हो जाएगा। ये भी एक्सपोनेंशियल वाला भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमारा बचा -2x³ बाई a² प्लस 2x लेस देन 0। तो ये वाला फोर्स नेगेटिव तब होगा जब ये टर्म लेस देन 0 होगा, मतलब यहाँ से 2x इज लेस देन 2x³ बाई a²। यहाँ से तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, x² इज ग्रेटर देन a², उल्टा आंसर आ गया। ओके हाँ, मैंने ये माइनस साइन नहीं लिखा, यहाँ पे एक माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। अब ये माइनस साइन को मैं हटा दूंगा ना, तो ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। यहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा। हाँ, x² इज लेस देन a, मतलब x इज लेस देन mod a, या फिर mod x इज लेस देन इक्वल टू a आ जाएगा। हाँ, तो इस केस में ये फोर्स अट्रैक्टिव हो। ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? हो गया? तो लास्ट क्लास में हमने बीट्स पढ़ा था,
और हमने ये बीट फ्रीक्वेंसी डिराइव किया था। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, जानोगे तो अच्छा ही है। और फिर हमारा बीट फ्रीक्वेंसी आया था मॉड ऑफ F1 माइनस F2। मॉड आया मतलब इनमें से जो बड़ा टर्म होगा माइनस छोटा टर्म होगा, तो लार्ज माइनस स्मॉल कर देंगे। जो फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा माइनस छोटा, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लार्ज माइनस स्मॉल कर देंगे। ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना है। पहला पॉइंट है कि बीट फ्रीक्वेंसी को ना 16 हर्ट्ज से छोटा होना चाहिए, तभी हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्योंकि इससे अगर बड़ा हुआ फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तो जो हमें मैक्सिमा सुनाई देगा ना बहुत कम इंटरवल के बाद बाद सुनाई देगा। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इससे बड़ा हो गया, तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज से बड़ा हो गया तो टाइम पीरियड जो है वो 1/16 से छोटा हो जाएगा। ये बहुत छोटा टाइम आ रहा है, मतलब बहुत कम टाइम के बाद मैक्सिमा सुनाई देगा, तो हमें लगेगा कि हमें कंटिन्यूसली मैक्सिमा सुनाई दे रहा है। हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि थोड़े टाइम बाद मैक्सिमा आ रहा है, तो वो कंटिन्यूस जैसा दिखेगा। तो ऑब्जर्व करने के लिए कि हाँ मैक्सिमा बन रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी को 16 हर्ट्ज से छोटा ही होना चाहिए। अब ट्यूनिंग फॉक का जो आर्म है उसको अगर हम वैक्स कर देंगे, ट्यूनिंग फॉक का अगर आर्म को हम लोग वैक्स कर देंगे तो वहाँ पे वैक्स आ जाएगा। वैक्स आ जाएगा तो वो अब ज़्यादा फास्टली नहीं ऑसिलेट करेगा, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम फाइल्ड कर देंगे मतलब पतला कर देंगे। अगर हम ट्यूनिंग फॉक का जो आर्म है उसको अगर मैं फाइल्ड कर दूंगा तो पतला कर दूंगा, तो अब पतला हो गया तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसका मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा ना, तो जैसे कि एक इतना छोटा रॉड है और एक बड़ा रॉड है, बहुत बड़ा रॉड है। अब मैं इसको अगर मैं हाथ से नीचे करूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा, इसको भी अगर मैं हाथ से नीचे करके छोड़ दूंगा तो ये भी ऑसिलेट करेगा। कौन सा वाला ज्यादा फास्टली ऑसिलेट करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ए का के बी का, तो बताएगा। प्रैक्टिकली सोचो इसको, जैसे कि ये एक रॉड है और एक बहुत बड़ा रॉड है। ये छोटा सा इलास्टिक रॉड है, इलास्टिक स्टिक है, इसको मैंने नीचे करके छोड़ा, इसको भी नीचे करके छोड़ा, तो ये दोनों ऑसिलेट करेगा। इसका ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। प्रैक्टिकली कभी किया पहले होगा? वाले का। हाँ, ए वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो बहुत फास्टली करेगा ना। बी वाला बहुत लंबा है, वो आराम से ऊपर नीचे जाएगा। ए वाला बहुत फास्टली ऊपर नीचे जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखना कभी। स्केल ले लेना, मेटल का स्केल होता है ना, ठीक है, उसको टेबल पे रख के करके देखना। तो भी मेटल का पतला सा स्टिक ले लेना, उससे करके देखना, तब समझ में आएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा ना तो आर्म का लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अब थोड़ा सा स्लोली करेगा। ये सब चीज याद रखना।
ये कॉपी हो गया? यस सर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है, और एक और ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी पता नहीं कितना है। इन लोग दोनों ट्यूनिंग फॉर्क मिलके 4 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर सेकेंड, मतलब इनका बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये बताना है, या फिर क्या क्या हो सकता है ये बताना है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। Learn for 96. हाँ, यहाँ पे देखो इसका फ्रीक्वेंसी तो 100 हर्ट्ज है, ये इसके साथ 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 का है। अब ये वाला जो है वो इससे 4 ज्यादा भी हो सकता है, 4 कम भी हो सकता है, मतलब जो F2 है वो 104 भी हो सकता है, या फिर 96 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और डेटा गिवन है, जब हमने इसमें ना इसका जो आर्म है उसमें मास को ऐड कर दिया, थोड़ा सा मास ऐड कर दिया, मतलब उसको थिक बना दिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा कुछ स्लोली या फास्टली करेगा और तुम लोग को सोचना पड़ेगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी, अब इसका हमने कुछ नहीं किया, ये जो था वो वैसे ही रहेगा, हमने इस पे मास ऐड कर दिया तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। उसके बावजूद भी, मास ऐड करने के बावजूद भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज ही है, तो बताना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ये पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क में मास ऐड कर दिया, उसके बावजूद भी बिट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज ही है, तो दूसरा वाला ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है ये बताना है।
कोई तो करो आंसर। चलो अब मैं बताता हूँ। मान लो दूसरा वाला का फ्रीक्वेंसी 104 है और पहला वाला का 100 हर्ट्ज है। अब अगर पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क में मास ऐड करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो पहले 100 हर्ट्ज था, इसका मान लो 104 है। अब ये डिक्रीज होके कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ये मान लो नंबर लाइन है, ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, नीचे कम हो रहा है, तो ये डिक्रीज होके कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये डिफरेंस कभी भी 4 हो सकता है। अब ये डिफरेंस 4 हो सकता है। आंसर करो। नहीं। नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब मान लेते हैं कि ये दूसरा वाला का फ्रीक्वेंसी 96 हर्ट्ज है। अब इसमें मास ऐड किया तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये डिक्रीज होके कहीं भी जा सकता है, मुझे पता नहीं कहाँ जाएगा। ये डिक्रीज होके यहाँ कहीं आ सकता है जहाँ पे ये डिफरेंस फिर से 4 हो जाएगा। अब बेसिकली कितना हो जाएगा? डिक्रीज होके 92 हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हाँ, ये मास ऐड करने से इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके 92 हो गया। अब 92 हो गया तो डिफरेंस तो अभी भी 4 है, पहले भी 4 था। तो बीट फ्रीक्वेंसी पहले भी 4 हर्ट्ज था, अभी भी 4 हर्ट्ज रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, हो सकता है। फिर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि पहला केस तो हो नहीं सकता। मतलब दूसरा वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 96 हर्ट्ज। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है बीट के क्वेश्चंस में। हो गया? ये तो 2 वेव का बीट्स है। ऐसे ही 3 वेव का भी होता है, बट 3 वेव का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हार्डली तुमको शीट में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो वो बताना है क्या? बताओ कि नहीं बताओ? जाने दीजिए सर। समझो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉपलर इफेक्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अच्छे से समझ के सब कुछ याद रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या आता है, वो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें एक पहला केस लेते हैं। इसमें एक सोर्स है जो कि मूव कर रहा है, सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो मूव कर रहा है। और एक ऑब्जर्वर है जो कि वो साउंड को सुन रहा है, वो रुका हुआ है। और ये जो साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है, वो जो मीडियम पहुंच रहा है, जो कि जनरली एयर होता है, वो रेस्ट पे है मान लेते हैं। एयर खुद से कोई मूव नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पे तीन चीज है। एक तो सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो कि साउंड सुन रहा है, और एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल हो रहा है। सोर्स मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि सोर्स मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी वीएस है। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, और ये जो मीडियम है हवा, ये भी रुका हुआ, हवा खुद से ट्रैवल नहीं कर रहा। तो अब हम लोग उस साउंड का होगा क्या ये देखते हैं। तो ये सोर्स है, इससे साउंड वेव निकलेगा। इससे जो साउंड वेव निकलेगा, अगर मैं वो उसको वेव के फॉर्म में दिखाऊंगा तो वो ऐसा कुछ होगा। अभी तक निकला नहीं है, ये सोर्स के अंदर ही है, बट ये निकलेगा। अभी तक इस सोर्स से साउंड ये वेव निकला नहीं है, ये वेव निकलेगा तो मतलब इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। अभी देखो पहला वाला एंड यहीं पे ना, जब निकलेगा तो ये धीरे धीरे मैं आगे लेके जाऊंगा। हाँ, अभी ये पूरा साउंड वेव इस सोर्स से निकल चुका है। तो इसको हम लोग t इज इक्वल टू 0 मान देते हैं जब ये साउंड वेव निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये वेव का जो पहला वाला एंड है ना, वो t इज इक्वल टू 0 पे सोर्स से निकलना स्टार्ट हुआ। अब पहला वाला एंड जैसे बाहर निकलेगा, वो वेव है तो वो मीडियम में ट्रेवल करेगा, और वो वेव जो मीडियम में ट्रेवल करेगा उसका वेलोसिटी वही होगा जो वेव का मीडियम में ट्रेवल होने का वेलोसिटी होता है, जो कि अंडर रूट गामा आर टी बाय एम होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो वो v मान लेते हैं। तो ये जो पहला वाला एंड है, जैसे ही बाहर निकल जाएगा सोर्स से, ये तो मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है। और पहला वाला वेव के निकलने के कितने टाइम बाद दूसरा वाला वेव निकलेगा, मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट निकलेगा, पहला पॉइंट निकलने के कितने टाइम बाद दूसरा वाला पॉइंट निकलेगा। कोई बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोर्स से ये वेव निकल रहा है, इसका ये जो पहला वाला पॉइंट है ये निकल गया, अब इसके कितने टाइम बाद दूसरा वाला पॉइंट निकलेगा। कोई तो बता। क्या है, तुम लोग आंसर ही नहीं करते हो आजकल। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वेव का यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होता है। एक वेव का यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होता है।
टाइम पीरियड होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, ये एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड होगा। तो पहला वाला वेव की निकाल, पहला वाला ये जो एंड है ये निकलने के टी टाइम के बाद दूसरा वाला एंड निकलेगा। अब इस टी टाइम के दौरान ये वाला एंड, ये जो पहला एंड निकल गया वो तो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो वो कहीं आके पहुंच जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस सोर्स से जब सेकंड वाला एंड निकलेगा ना बाहर, जब ये सेकंड वाला एंड इस सोर्स से बाहर निकल रहा होगा, सोर्स यहाँ पे तो है ना, सोर्स तो आगे चला जाएगा क्योंकि सोर्स भी मूव कर रहा है, तो सोर्स यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, तब उससे सेकंड वाला एंड बाहर निकल रहा होगा। तो जो नया, तो फर्स्ट वाला एंड तो यहाँ पहुंच गया, और सेकंड वाला एंड जब बाहर निकला तो सोर्स भी इस दौरान आगे आ गया होगा, तो सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब जो वेव होगा वो ऐसा कुछ होगा। अब पहले, अब टाइम टी लगाया, सेकंड वाला एंड जब बाहर निकला तो टी टाइम लगा, तो उस दौरान ये पहला वाला एंड तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है तो वो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। सोर्स वी एस वेलोसिटी से जा रहा है तो वो वी एस इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर वो सेकंड वाले के बारे में आपने क्या बताया? सेकंड वाले के बारे में मैंने क्या बताया? फर्स्ट वाला जब आगे गया तो फिर सोर्स भी आगे गया ना, तो फिर सेकंड वाला भी उस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट वाले पे? सर वही बताइए, वही नहीं समझा था। ठीक है, ये समझ में है कि फर्स्ट वाला बाहर निकला तो उसके टी टाइम के बाद सेकंड वाला बाहर निकलेगा। हाँ सर। फर्स्ट वाला बाहर निकल गया तो वो तो मीडियम में है, तो वो मीडियम में अपने वेलोसिटी ऑफ वेव से जाएगा जो कि वी होता है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो फर्स्ट वाला वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो टी टाइम के दौरान फर्स्ट वाला आगे पहुंच जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो फर्स्ट वाला तो यहाँ आ जाएगा। अब जब सोर्स से सेकंड वाला वेव बाहर निकल रहा होगा ना, सेकंड वाला पॉइंट, जब सोर्स से सेकंड वाला पॉइंट बाहर निकल रहा होगा उस समय सोर्स तो यहाँ नहीं रहेगा ना, क्योंकि सोर्स भी आगे जा रहा है, तो सोर्स वी एस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सेकंड वाला पॉइंट टी टाइम के बाद बाहर निकल रहा है, तो इस टाइम के दौरान सोर्स यहाँ कहीं पहुंच जाएगा और वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी एस इंटू टी, तो सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा और सोर्स से सेकंड वाला पॉइंट बाहर निकल रहा होगा वेव का। हाँ सर समझ गए। अब ना v v जो है वो vs से जनरली ज्यादा होता है। अब v अगर vs से ज्यादा है तो फर्स्ट वाला, तो ये जो वेव है ना, ये इतना ही बड़ा रहेगा कि एलोंगेट हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, मतलब ये वेव का जो लेंथ है ये इतना ही बड़ा है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेस होगा सर। देखते हैं चलो। तो अब देखो चेंज तो हो रहा है, इतना तो समझ में है। तो अब इस वेव का नया लेंथ कितना है? वेव का जो लेंथ होता है उसको वेव लेंथ कहते हैं, तो वेव का जो नया लेंथ है वो कितना है? वो ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस जो होगा वो दिस माइनस दिस होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से तो ये आएगा। तो वेव का जो नया लेंथ है वो है वी टी माइनस वी एस टी, ये हमारा नया वेवलेंथ आ गया। वेवलेंथ को लिख सकते हैं v बाय एफ, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव है, डिवाइड बाय एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये आ जाएगा v माइनस वी एस बाई टी इंटू टी, सॉरी इंटू टी जो है टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से हम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश आ जाएगा v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस इंटू एफ, तो ये हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी है।
अब ये जो फ्रीक्वेंसी आया ना, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी आया, पहले इतना कॉपी कर लो, मैं फिर बताता हूँ। कॉपी कर लो, एक बार समझ लो। फिर से आपको मतलब ये डेरिवेशन जानना जरूरी नहीं है, जानोगे तो अच्छी बात होगा, नहीं जानोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ सर, हो गया। हो गया। तो इससे हमारा आया क्या, इससे हमारा ये आया कि ये जो सोर्स है, इससे जो साउंड वेव निकला उसका फ्रीक्वेंसी एफ था। वो साउंड वेव जब ना यहाँ पे पहुंचेगा मीडियम में, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज हो रहा है, देखो। तो साउंड वेव जैसे मीडियम में पहुंचेगा उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो उसको तो यही वेव दिखाई दे सुनाई देगा, तो उस ऑब्जर्वर को भी जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो यही है, तो वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है ना, तो सोर्स से जो साउंड निकलता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो ऑब्जर्वर को सुनाई देता है वो चेंज हो जाता है। इस पूरी चीज को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये फॉर्मूला वही दे रहा है कि ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो क्या है। अब इसमें ना अगर मीडियम भी मूव कर रहा होता ना, मतलब ये जो हवा है ये भी मूव कर रहा होता वीएम से, तो ये जो साउंड हवा में ट्रेवल कर रहा है वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और हवा भी आगे जा रहा है वीएम से, तो जो साउंड का वेलोसिटी होता ना वो होता वी प्लस वी एम। तो अगर मीडियम भी मूव करता ना, मान लो मीडियम अगर राइट जाता, तो साउंड का वेलोसिटी जो हमने वी लिखा है ना उसकी जगह वी प्लस वी एम लिखना पड़ता। अब इसमें एक सेकेंड केस जहां पे सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। पहले हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रखा था, सोर्स को मूव कराया था। अब सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं और ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं। ये सोर्स है, ये रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है तो इससे जो वेव है वो जब निकलेगा तो वो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि सोर्स तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये वेव फिर निकल के यहाँ पहुंचेगा। अब ये वेव अभी इस ऑब्जर्वर के अंदर एंटर करने वाला है, अभी तक किया नहीं। अभी फर्स्ट पॉइंट एंटर कर रहा है और फिर बाद में सेकंड पॉइंट एंटर करेगा। फर्स्ट पॉइंट जब एंटर कर रहा है तो उस समय टाइम 0 मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है वो टी डैश टाइम के बाद एंटर कर रहा है, तो टी डैश कितना होगा, टी डैश होगा, फर्स्ट पॉइंट तो अभी ऑलरेडी एंटर कर लिया। अब जब सेकंड पॉइंट इसके अंदर एंटर करेंगे ना, तो इस दौरान सबसे पहले वेव को ये सेकंड पॉइंट जो है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम जो लगेगा वो वी टी लगेगा। तो फिर ये डिस्टेंस जो होगा वो वी टी हो जाएगा। लेकिन
जब सेकंड पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक एंटर करने में टी डैश टाइम लग रहा है, इस दौरान ये जो ऑब्जर्वर है ये भी आगे चला जाएगा इस टी डैश टाइम के दौरान। ऑब्जर्वर वीओ इंटू टी डैश डिस्टेंस आगे चला जाएगा। तो सेकंड पॉइंट को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वीटी प्लस वीओ इंटू टी डैश, यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं। अब डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, स्पीड जो है सेकंड पॉइंट का ट्रेवल करने का वो v है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम दे देगा हमें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है ये तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो v इंटू टी हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट को ऑब्जर्वर तक पहुंचाना है, तो वो मान लेते हैं कि सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वर तक टी डैश टाइम के बाद पहुंच रहा है। तो सेकंड पॉइंट जब ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा इस टाइम के दौरान ऑब्जर्वर यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो वो भी आगे चला जाएगा। वो कितना डिस्टेंस आगे चला जाएगा, v नॉट इंटू टी डैश। तो सेकंड पॉइंट को ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, vt प्लस v नॉट इंटू टी डैश। और सेकंड पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो v है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कितना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो टी डैश आ जाएगा हमारा। टी डैश हो जाएगा 1 बाय एफ डैश, टी हो जाएगा 1 बाय एफ, तो यहां से हमारा एफ डैश आ जाएगा। तो ये फिर से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। अगर सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो भी ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो भी चेंज हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, लास्ट केस में इंक्रीज हो रहा था।